नमस्कार बच्चों। आज बीए थर्ड ईयर वालों को या बीए थर्ड ईयर का ये सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में भी सिलेबस है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जिसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे कि विधा का अर्थ क्या होता है। जैसे कि हिंदी साहित्य में आप काव्यात्मक देखे हैं, जिसमें आपने देखा कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आधुनिक काल चला, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, सब में आपने मतलब सबके काव्य रूप को देखा, पद्य रूप को देखा। और अब इसमें गद्य है, जैसे गद्य का विकास कब हुआ, गद्य विधा का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर के भी सिलेबस में है और आपके सेकेंड ईयर के और फाइनल ईयर में भी ऐसा है। इसको समझना जरूरी है कि हिंदी साहित्य में जो विधाएं होती हैं, देखिए दिया है कि विधा का अर्थ है किस्म, वर्ग या श्रेणी। किस्म, वर्ग या श्रेणी अर्थात विविध प्रकार की रचनाओं को उनके गुण धर्मों के आधार पर अलग करना, या जैसा कि मतलब किसके गुण के अनुसार इसको क्या कहेंगे, कहानी किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, नाटक, निबंध, एकांकी किसे कहते हैं, इसको हम विधिवत रूप से बताएंगे। अब देखिए पहले गद्य विधाएं होती क्या हैं, उसको वर्णन की। गद्य विधाएं यही है आपका, और इसमें दिया है साहित्य में विधा शब्द का प्रयोग एक वर्ग कारक के रूप में किया जाता है। निबंध गद्य की एक विधा है और विधाएं स्पष्ट श्रेणियां हैं और इनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं है। जैसे कि आप निश्चित सीमा रेखा जैसे अपने काव्य में देखा कि आपका ये प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता ऐसा है, इससे तक काव्य लिखा गया, इसके बाद नहीं लिखा गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दिया है ना कि इनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं है, ये कभी भी आ जाता है। जैसे पत्र साहित्य का शुरू हुआ, शिकार साहित्य, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, कब किसकी रचना हो इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। देखिए विधाएं उसे ही कहते हैं। विधा का अर्थ होता है किस्म, वर्ग या श्रेणी, किस किस्म की। जैसे उपन्यास पढ़े होंगे ना आप लोग। उपन्यास कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत मोटी सी किताब होती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद का गोदान, गबन, ये सब जो उपन्यास इनके जो बहुत मोटे होते हैं, और कहानी जो होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है। नाटक जो होता है, आपने देखा है कि अंधे नगरी कच्चा पास क्या नाटक था, जिसको अभिनय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सामने दिखाया जाता है। एकांकी किसी कहानी का एक अंक, जिसमें एक भाग को दर्शाया जाता है। जैसे जिसका मतलब जो क्षेत्र है जैसा वो मालूम पड़ता है, कहते हैं उसके गुण धर्मों के आधार पर। गुण धर्म मतलब उसका क्या है, उसके आधार पर उसका नाम लिया जाता है। जैसे आत्मकथा हो गया, ये भी गद्य विधाएं, जिसमें गद्यात्मक रूप से लिखा जाता है, जिसमें कोई ये नहीं रहता है कि आप पद्य कविता के रूप में गाइए, गा के कहिए। ये गद्य जिसके राइटर कहे जाते हैं लेखक या रचनाकार। देखे हैं कि इसमें जो है आत्मकथा है, आत्मकथा जीवनी, और किसी कवि की देखिए जीवनी पढ़ते हैं, आत्मकथा होती है। आत्मकथा क्यों कहते हैं आत्मकथा, इसको हम आगे समझाएंगे। लेकिन देखिए उसके नाम के आधार पर उसका नाम पड़ा है, गुण धर्म के आधार पर। आत्मकथा जो अपनी कथा, अपने बारे में लिखना ही आत्मकथा कहलाता है। जीवनी किसी महापुरुष की जीवनी हम लिखते हैं, उसको जीवनी कहते हैं। और जब देखते हैं संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब आपकी गद्य विधाएं हैं। जैसा कि इसमें बताया जाए कि गद्य विधाएं हिंदी साहित्य में अक्सर पूछा जाता है और बहुत योगदान है। अब तक तो आप काव्य पढ़े हैं, और इसमें जो आपका रेखा चित्र संस्मरण है, ये भी कई कवियों ने लिखा है। जैसे महादेवी वर्मा का है रेखा चित्र, भक्तिन सिलेबस में है, फाइनल ईयर वाले में भक्तिन है। और आप देखेंगे कि रेखा चित्र संस्मरण है मेरे पिता, और जिसमें आप इस विधाओं में देखे हैं कि जो रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, एकांकी, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये जितनी भी गद्य विधाएं हैं, इसमें भी हमारी सबसे ज़्यादा उपलब्धि है। काव्य तो कुछ देर के लिए हमको क्या कहता है कि भाव विभोर कर देता है, मनोरंजन करता है। लेकिन गद्य ऐसा है जिसको हर कोई समझ जाता है और तुरंत पढ़ता है और लिखते भी हैं। इसमें देखिए पहले निबंध भी जानते होंगे, निबंध के बारे में सुने होंगे कि निबंध की रचनाएं, और पहला साहित्य अभी आप लोग को बताएंगे। इसके बाद जो है विधाओं के नाम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी विधाएं हैं। निबंध है, नाटक है, जैसे है निबंध,
नाटक, कांकी, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, पत्र साहित्य, यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत, साक्षात्कार, साक्षात्कार। देखिए, निबंध, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, कहानी, आलोचना। देखिए, एक आलोचना रह गई है और है आलोचना, आलोचना, रिपोर्टाज, रिपोर्टाज, निबंध, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी और उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, पत्र साहित्य, यात्रा वृतांत, साक्षात्कार, आलोचना और रिपोर्टाज। और एक आध छूटा है इसमें, डायरी होगा, डायरी। जैसा कि देखते हैं सब कवियों ने लिखा है डायरी, और कई गद्य विधाएं हैं, लेकिन इतना है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम समझाएंगे कि निबंध किसे कहते हैं। अब देखिए, निबंध पहला है निबंध। निबंध किसे कहते हैं? अब निबंध, नी धन बंध, नी माने नी प्लस बंध होता है, नियोजित ढंग से बांधना ही निबंध कहलाता है। बचपन से ही हमको आता है इंग्लिश में ऐसे लिखने के लिए, हिंदी में भी निबंध लिखने के लिए आता है कि मेरे विद्यालय पे लिखिए बचपन में, और देखिए गाय पे लिखिए, किसी चीज़ पे निबंध आता है लिखने के लिए, तो उसको विधिवत रूप से नियोजित ढंग से लिखना ही क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। जैसा कि निबंध के प्रकार भी होते हैं कि निबंध आधुनिक हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ये जो निबंध है आधुनिक हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधा है, और इसका उद्भव 19वीं शताब्दी, औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रीय जागरण, मुद्रण कला के प्रचार, गद्य के प्रसार, समाचार पत्रों के प्रकाशन और पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क और सामाजिक राजनीतिक पुनर्जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान और लेखक पाठक के समय की उत्कृष्ट व्यवस्था के फलस्वरूप हुआ था। जैसा कि निबंध रचना के लिए गद्य की प्रौढ़ता नितांत रूप से अपेक्षित है। गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की। प्रायः प्रत्येक देश की भाषा का प्राचीन साहित्य पद्य में रहा है। गद्य का विकास बाद में हुआ है और गद्य के परिमार्जित और परिष्कृत होने के बाद ही निबंध का आविर्भाव हुआ है। जैसा कि आपने देखा है, सबसे पहले कोई भी भाषा का आविर्भाव हुआ था तो काव्य में हुआ था। कहते हैं हिंदी गद्य का और खड़ी बोली का विकास आपने आधुनिक काल में ही देखा था कि आधुनिक काल में ही हुआ था। ऐसा इनका कह कि सब इसमें ये निबंध का भी आविर्भाव बाद में ही हुआ था, गद्य का विकास जब हुआ था। और कहते हैं कि हिंदी का निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे शब्द का अनुवाद है, और अंग्रेजी ऐसे का फ्रेंच एसाई का अर्थ होता है टू अटेम्प्ट, अर्थात प्रयास करना। ऐसा इससे एसाइस्ट और अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। देखिए, पहला गद्य विधा है आपकी निबंध। आज निबंध के बारे में बताएंगे कि हिंदी का निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे शब्द का अनुवाद है
और अंग्रेजी ऐसे शब्द का फ्रेंच एसाई का अर्थ होता है टू अटेम्प्ट, अर्थात प्रयास करना। एसाई अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है, अर्थात निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। ऐसा देखिए कहा गया है कि हिंदी गद्य साहित्य में निबंध एक महत्वपूर्ण सृजनात्मक विधा है। ये निबंध जो है सृजनात्मक है। निबंध हिंदी साहित्य में एक सृजनात्मक विधा है। सृजनात्मक विधा है। निबंध जो है हिंदी साहित्य का एक सृजनात्मक विधा है। अब देखिए दिया है कि हिंदी का निबंध शब्द अंग्रेजी के से होता है, जिसका एसाई आप देखते हैं सबका ही डिफिनेशन बनाया जाता है, अर्थ बनाया जाता है। तो निबंध जो है हिंदी साहित्य में एक सृजनात्मक विधा है और भाषा के प्रयोग के क्षेत्र में इस शब्द का प्रचलन चाहे कितना भी पुराना हो, किंतु साहित्य विधा के रूप में इसका प्रयोग आधुनिक काल में ही प्रारंभ हुआ है। जैसे कि निबंध तो बहुत पुराना ही माना गया है, लेकिन आप साहित्य में देखते हैं, आप हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ते हैं तो इसका जो विकास है वो आधुनिक काल से ही माना जाता है। जैसे कि अगर इसके पहले इसका प्रयोग ना रीतिकाल में माना गया है, ना ही भक्तिकाल में देखें आप कभी निबंध किसी कवि का प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। और आदिकाल में भी कोई निबंध नहीं लिखा गया, लिखा भी गया होगा लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुआ, और जो किताब में नहीं आया, प्रकाशित नहीं हुआ, तो हम लोग उसके बारे में कैसे जानेंगे। लेकिन ये कब हमारे हिंदी साहित्य में कब आया है, तो आधुनिक काल में आया है। और आधुनिक काल में शुरुआत में ही आया है भारतेंद्र युग में। भारतेंद्र युग में ही हिंदी साहित्य में निबंध का या गद्य विधाओं का विकास हुआ है। जैसा कि देखते हैं कि ये मूलतः इसे यूरोपीय विधा माना गया है। आज इस साहित्यिक विधा को बहुसामर्थ्यशाली एवं बहुआश्लेषी विधा की संप्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय जागरण, देश प्रेम, लोक भावना, व्यक्ति स्वातंत्र्य, अंतर्राष्ट्रीयता, वैज्ञानिक आविष्कार आदि अनेक कारणों से साहित्य की अन्याय आधुनिक विधाओं के साथ साथ निबंध रूप का प्रादुर्भाव हुआ। निबंध जो है आत्मचेतना की अभिव्यक्ति के साथ लोक जीवन, रहन और सांस्कृतिक विचारधाराओं के संवाद हैं। जिसमें कहते हैं कि विचार स्वतंत्रता की व्यापक छूट की बहुकोणीय गुंजाइश निबंध रचना में सदा विद्यमान रहती है। प्राचीनतम से लेकर सद्य नवीन विचार और मूल्यांकन इसमें समाहित हो सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि निबंध जो है, निबंध शब्द नी धन बंध नियोजित ढंग से बांधना। अगर निबंध शब्द का कहते हैं कि अगर इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए तो नी प्लस बंध अर्थात नियोजित ढंग से बांधना, नियोजित ढंग से बांधना, नियोजित ढंग से बांधना क्या कहला जाता है, निबंध। यहाँ पे देखिए उसको काट के कह दिए कि नी शब्द नी धनबंध, नी धनबंध से इसको निबंध शब्द जो है नी धनबंध, इसमें घनिष्ठ संताग्रह प्रत्यय रोकना है, जिसका प्रयोग लिखे हुए भोजपत्रों को संवार कर बांधने या सीने की प्रक्रिया से होता है। अर्थ संकोच के कारण इसका प्रयोग उल्लेख केवल साहित्यिक कृति के लिए होने लगा। संस्कृत साहित्य में इसके समानार्थी अधिक व्यापक शब्द प्रबंध प्रचलित रहा है, जिसका मूल अर्थ संदर्भ या ग्रंथ रचना है। आपने ये देखा है कि हिंदी में जो है निबंध शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने प्रबंध काव्य के लिए किया। आज का निबंध साहित्य इससे भिन्न है। आधुनिक सटीक अर्थ में यह साहित्य की एक प्रमुख आधुनिक विधा है। नियोजन पूर्वक या निकाम या खूब अच्छी तरह से सुंदर ढंग से कसाव या रचाव ही निबंध रचना की बुनावट है, जिससे उसका वास्तविक स्वरूप सामने आता है। निबंध में लेखक विषय से आरंभ करके उसकी ओट में आत्मचित्रण करता है। व्यक्तित्वाभिव्यंजन इसकी खास विशेषता है। डॉक्टर वासुदेव ने इसे खड़ी बोली की विशेषता भी माना है। निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है और खड़ी बोली गद्य के
लिए 19वीं शताब्दी और उसमें भी रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है। जैसा कि देखा है, इसमें भी माना गया है कि इसका निबंध आजकल अंग्रेजी कैसे का पर्याय है। स्मिथ ने इसका संबंध मनस्थिति से माना है और जो फ्रांस के प्रख्यात लेखक मानतेन ने निबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1580 में अपनी पुस्तक में किया। इन्होंने उसमें नवीन दृष्टि अपनाई और चर्चित हुए। इंग्लैंड में निबंध का उद्भव 1597 ईस्वी। मानतेन का व्यापक प्रभाव पड़ा। स्पष्टवादिता, आत्मव्यंजना इसकी खास विशेषता थी। देखिए, जैसा कि हम रामचंद्र शुक्ल लेखक का पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि लेखक के व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया। इसमें विषय के स्थान पर लेखक का व्यक्तित्व ही पाठक के मन पर छा जाता है। अर्थात रामचंद्र तिवारी ने अपनी समीक्षात्मक पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य में लिखा, निबंध की विषयगत शिल्पगत कोई सीमा नहीं है। कुछ भी निबंध का विषय हो सकता है। यह सर्वाधिक स्वतंत्र विधा है, एकदम बातचीत जैसा। ऐसा कहा गया है कि निबंध की कई कोटियाँ भी हैं। जैसा कि हमने देखा, आधुनिक निबंधों के जन्मदाता फ्रांस के मानतेन माने जाते हैं। जो आधुनिक निबंध पहले किया गया तो वो फ्रांस विद्वान मानतेन माने जाते हैं, जिन्होंने पहली बार निबंध का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि वो परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा कि निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, अपने निबंधों का विषय स्वयं मैं हूँ। ये निबंध अपनी आत्मा को दूसरी की आत्मा तक पहुंचाने के प्रयत्न है मात्र हैं। इसमें मेरे निजी विचार, कल्पनाओं के अतिरिक्त कोई नूतन खोज नहीं है। यह परिभाषा निबंध की दो विशेषताओं की ओर संकेत करती हैं। एक, निबंध में निबंधकार स्वयं को व्यक्त करता है तथा दूसरा यह पाठक की आत्मीयता स्थापित करता है। इसे शिक्षा या उपदेश नहीं देता। रामचंद्र शुक्ल भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं और निबंधकार की आत्मा अभिव्यक्ति ही निबंध की प्रमुख विशेषता है और उनके शब्दों में आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अपना व्यक्तिगत विशेषता हो। तात्पर्य यह है कि निबंध में निबंधकार खुलकर पाठक के सामने आता है। कोई दुराव नहीं, किसी प्रकार का संकोच अथवा भय नहीं। वह जो कुछ अनुभव करता है उसे अभिव्यक्त कर देता है। राग तत्व की प्रधानता एवं हृदय का आग्रह निबंध की विशेषता है। इसमें आप देखते हैं, निबंध जो है, जो उद्भव और विकास जो है, इसका गद्य साहित्य की एक आधुनिक लोकप्रिय विधा है। यहाँ अन्य गद्य विधाओं या विचारों पर सीधे व्यक्त करने की छूट नहीं होती। यहाँ निबंध में लेखक आकर्षक शैली में अपनी बात किसी विषय पर पाठक तक पहुंचा सकता है। निबंधों के प्रचार और प्रसार में पत्र पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा है। सन 1860 से 19वीं तक हिंदी अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी। जैसे कई पत्र पत्रिकाएं, हरिश्चंद्र मैगजीन थी, कई पत्रिकाएं थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, जैसे कि अभी थोड़ा सा निबंध की कोटियाँ बता देते हैं। निर्णायक साहित्यिक समीक्षा, प्रभाववादी आलोचना, और इसमें इन्होंने निबंध की भावात्मक निबंध थे, विचारात्मक निबंध हैं। देखिए, इसमें है कि कथ्य, कथन, भंगिमा और रचनाकार के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए निबंध के 6 भेद किए जा सकते हैं। जैसा कि पहला है विचारात्मक निबंध। पहला है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध। दूसरा है भावात्मक निबंध। देखिए, विचारात्मक निबंध में है विचारों को प्रस्तुत करना। देखिए, भावात्मक, वर्णनात्मक और कथात्मक। वर्णनात्मक, कथात्मक और आत्मपरक। वर्णात्मक निबंध, कथात्मक और आत्मपरक निबंध, और हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध। हास्य
व्यंग्य निबंध। निबंध देखिए, वर्णात्मक निबंध है, कथात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध। अब देखिए, विचारात्मक निबंध में है विचारों को प्रस्तुत किया गया। इसमें जो है, इस कोटि में चिंतन, मनन और तर्क प्रधान निबंध आते हैं, जिनके मूल में बुद्धि अथवा विचार की प्रेरणा होती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन निबंधों का चरम उत्कर्ष वहाँ मिलता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबाकर कस गए हों और एक एक वाक्य किसी सुसमृद्ध विचार खंड के लिए हों। इन्हें पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे खोजपूर्ण साहित्य, साहित्य कला, संस्कृत उपयोगी विषय में संबंधित निबंध। इसमें आते हैं विचारात्मक, तर्क या चिंतन पर आधारित हो। अब भावात्मक होता है कि भावात्मक निबंधों में भाव एवं कल्पना की प्रधानता होती है। अनुभूति की संपन्नता तथा भावना का उच्छल प्रवेग इनकी खास पहचान है। इस निबंधों की भी 2 शैलियां हैं, धारा और तरंग शैली, विक्षेप और प्रलाप शैली। धारा शैली के अंतर्गत भावों का वेगवान प्रवाह दिखाई पड़ता है और छोटे वाक्य, मधुर भाषा और भावोन्मियों का उतार चढ़ाव इनकी विशेषता है। जब भावातिरेक में भाषा का प्रभाव भंग हो जाता है और भाव असंतुलित एवं अस्तब्ध हो जाते हैं, तब विक्षेप शैली का आगमन हो जाता है। अब विक्षेप का शाब्दिक अर्थ होता है चित्त की अस्थिरता, जिसमें भाव विषय बिखर जाते हैं। अस्तु विक्षेप की दशा होने पर भाषा प्रलाप का रूप धारण कर लेती है। अब इसमें भावात्मक, विचारात्मक जिसमें तर्क चिंतन हो, भाव जिसमें होता है कि जिसमें कल्पना और अनुभूति की प्रधानता होती है। अब वर्णात्मक है, इस प्रकार के निबंध वर्णन प्रधान होते हैं। ये वर्णन कभी यथातथ्य होते हैं, कभी अलंकारिक होते हैं। यथातथ्य वर्णन में इन निबंधों की भाषा सीधी, सरल और प्रसाद गुण युक्त होती है तथा अलंकारिक वर्णन में अलंकारों के सहारे काव्यात्मक भाषा प्रयुक्त होती है। इन निबंधों में अतिशयोक्ति की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जब वर्णन करना होता है तो उसमें अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, लिखना होता है। कथात्मक ये कथा पर आधारित होती है, जिसमें ये कथा का आख्यान, वृत्त या घटना इत्यादि के विकरण में जो तारतम्यता और भाषा की प्रसादमता और इस प्रकार के निबंधों का खास गुण है। ये निबंध कहानी, संस्मरण, लघु कथा, आत्मकथा और दिव्यात्म स्वप्न आदि अनेक रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसा देखिए, इसमें है कि कथा का आख्यान, वृत्त या घटना का विवरण जो होता है वो तारतम्यता से होता है। भाषा की जो प्रसादात्मकता, इस प्रकार के निबंधों का जो निबंध का खास गुण है। और आत्मपरक निबंध हैं कि ये निबंध विषयी प्रधान होते हैं। ऐसे निबंध रचनाकार और पाठक के मध्य सीधे संवाद की स्थिति कायम रखते हैं। लेखक के निजी सुख दुख, तीव्र अनुभूतियाँ, हर्ष विषाद, व्यंग विनोद सीधी सरल भाषा में अव्यक्त होकर पाठक को अपना बना लेते हैं और पाठक उनसे गहरी आत्मीयता स्थापित कर लेता है। इनकी अभिव्यक्ति 2 प्रकार से होती है, विषय के व्याज में और व्यक्तिगत रूप से स्व की वाणी देकर। जैसा कि आप देखते हैं, आत्मपरक निबंध होता है जिससे मिले जुले रहते हैं, जो हमसे बहुत जुड़ा होता है, जिसके साथ हर एक भाव भंगिमाएँ हम उसकी देखते हैं, तो वो आत्मपरक निबंध में आता है। और हास्य व्यंग प्रधान, जिसमें हास्य व्यंग प्रधान हो, ऐसे निबंध जहाँ हास्य व्यंग को विषय के स्तर पर ग्रहण किया जाता है और तदनुरूप अभिव्यक्ति होती है, उसे हास्य व्यंग निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध कहा जाता है। किसी में हास्य प्रधान निबंध, मतलब इसको भी 2 वर्गों में करेंगे, हास्य प्रधान और व्यंग्य प्रधान। हास्य प्रधान निबंध विशुद्ध मनोरंजन के लिए लिखे जाते हैं, जबकि व्यंग्य प्रधान निबंधों का लक्ष्य जीवन की विसंगतियों पर चोट दर चोट करना है। जिन निबंधों में हास्य की सृष्टि व्यंग्य के साथ होती है, उसे हास्य प्रधान निबंध नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसा हास्य आहत के लिए होता है। अब विवेचन से उपयुक्त कहना उचित लगता है कि एक सीमित आकार के भीतर एक निजीपन, स्वच्छंदता, एक सजीवता तथा आवश्यक संगति एवं संबद्धता के साथ किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन निबंध कला की विशेषता है। हिंदी साहित्य में निबंध लेखन का सूत्रपात कब हुआ, यह बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ विद्वान बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं, तो कुछ बनारसी दास को।
कुछ ऐसे विद्वान हैं जो बिना बनारसी दास जैन का गद्य को निबंध शैली में नहीं रखते, और वहीं लाला भगवान दीन और श्री रामदास गौड़ ने सदा सुखलाल के निर्णय को हिंदी का प्रथम निबंध घोषित किया है, और आचार्य राम शुक्ल ने निबंध परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से माना है। जो भी हो, साहित्य की किसी विधा का सूत्रपात व्यक्ति विशेष अथवा रचना विशेष के आधार पर मानना ही नहीं है। रामचंद्र तिवारी का कथन है कि जो भी हो, वस्तुतः साहित्य की किसी भी विधा का सूत्रपात व्यक्ति विशेष के मानना बहुत उचित नहीं है। व्यक्ति विशेष के द्वारा विधा विशेष का उत्थान हो सकता है और उसमें नवीनताएं आ सकती हैं, उसे विस्तार मिल सकता है, किंतु यह कहना है कि अमुक साहित्यकार या लेखक के द्वारा ही निबंध रचना का सूत्रपात हुआ, यह कहानियों का जन्म हुआ, ये नाटकों की परंपरा सामने आई, सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि उनके सामने छोटे छोटे प्रयोगों के बाद भी विधा विशेष स्वरूप निखर कर सामने आता है। ऐसी स्थिति में हमें यही स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ है। अब देखिए, ये भारतेंदु युग, हिंदी के लगभग सभी विद्वान निबंधों की परंपरा भारतेंदु युग से ही होती है। निबंध हुआ, आत्मकथा हुई, जीवनी हुई, ये सब भी क्या है, भारतेंदु युग से ही शुरुआत हुआ था। कुछ की है तो रेखा चित्र संस्मरण, ये छायावाद से शुरू होता है, और आप देखते हैं कि भारतेंदु युग में गद्य की अन्य सभी विधाओं की तुलना में निबंध रचना सबसे अधिक हुई है। ऐसा हुआ है क्योंकि उपयुक्त अनेक निबंधकारों ने पत्र पत्रिकाओं में सामयिक विषयों पर प्रभुत निबंध लिखे हैं, और इस युग के प्राय सभी निबंधकार पत्रचारकार भी रहे हैं। फलस्वरूप इस युग के निबंध में लेखक और पाठक के बीच में एक प्रकार की आत्मीयता दिखाई देती है। राजनीतिक और सामाजिक सुधार एवं देश प्रेम की प्रवृत्ति का प्रकाशन ये इस युग में सर्वाधिक हुआ है। जैसा कि आपने भारतेंदु युग की विशेषता भी पढ़ी थी कि भारतेंदु युग में जो था, सबसे पहले निबंध का जो शुरुआत हुई थी 19वीं सदी में हुई थी, 19वीं सदी में, और भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग की मुख्य विशेषता तो आप लोग को पता है कि मुख्य विशेषता इसमें थी राष्ट्रीयता और समस्या पूर्ति, लोगों की समस्या को लेकर और राष्ट्रीय के प्रति ओज वीरतापूर्ण जो निबंध या कोई भी रचना लिखी जाती थी वो भारतेंदु युग में ही लिखी जाती है। जैसा कि आपने देखा है कि हिंदी निबंध के ऐतिहासिक विकास का दूसरा चरण द्विवेदी युग में है। पहला चरण तो भारतेंदु युग में था, जिसमें राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार एवं देश प्रेम की प्रवृत्ति का प्रकाशन इस युग में सर्वाधिक हुआ, और आत्मा अभिव्यक्ति की प्रधानता के कारण इस युग के निबंधों में अधिक रोचकता आई है। साहित्य को जन जीवन के समीप लाने, दृष्टि की व्यापकता और उदारता की भावना का समावेश करने के लिहाज से यह युग सशक्त है। इसके साथ ही विषयों की अनेक रूपता और इसके फलस्वरूप निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उदय इस युग की एक प्रमुख विशेषता है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, कहते हैं कि रामविलास शर्मा जो आलोचक हैं, जिनके बारे में आप सुने होंगे, आलोचक हैं रामविलास शर्मा, इन्होंने कहा है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग में निबंध पर मिली है, निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। ऐसी रामविलास शर्मा ने कहा है। हिंदी निबंध के ऐतिहासिक विकास का जब दूसरा चरण शुरू होता है तो उस समय द्विवेदी युग है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण के महत्वपूर्ण नायकों में गिने जाते हैं, और उन्होंने सरस्वती में अनेक विषय क्षेत्रों से संबंध निबंध लिखाए तथा बेकन के निबंधों का अनुवाद भी प्रकाशित किया, जिसका प्रभाव उस युग के कतिपय निबंध लेखकों के शिल्प अथवा विषय निर्वाह पद्धति पर देखा जाता है। इस युग में निबंध की भाषा और रूप जो इस युग में जो था कि स्वच्छंदता के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। भाषा और व्याकरण से संबंध निबंध सर्वाधिक इस युग में लिखे गए थे। जैसा कि आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को कवियों का कवि कहा गया है, कवियों का निर्माता कहा गया है। इनके जो दूसरा चरण था निबंध का, इनमें इन्होंने कई निबंध प्रकाशित हुए थे, और यहीं पे सर्वाधिक इस युग में निबंध लिखे भी गए थे। कहा गया है कि निबंध साहित्य के क्षेत्र में आचार्य महावीर द्विवेदी जी अवतरण महत्वपूर्ण है, और द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है। ऐसा जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो 1903 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका जो है, इसका इसमें विचारणीय है, स्मरणीय है कि इसका बहुत बड़ा योगदान था
निबंध में, और सबसे ज़्यादा मतलब लिखा भी गया द्विवेदी युग में निबंध। भारतेंदु युग से तो इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका उत्थान था या लिखा गया या प्रकाशित हुआ था तो वो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से और द्विवेदी युग में, ठीक है, जो द्विवेदी द्वारा पत्रिका है प्रकाशित सरस्वती पत्रिका। इसमें द्विवेदी युग में उन सभी भावनाओं, विचारों, शैलियों एवं साहित्य विधाओं का विकास एवं प्रसार हुआ। फलतः निबंध साहित्य में भी विषय, शैली एवं विचारधारा की दृष्टि से विकास परिलक्षित होता है। स्वयं द्विवेदी जी जीवन और साहित्य में शालीनता, व्यवस्था, प्रियता एवं मर्यादा के पक्षधर थे। अतः उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही इस युग के निबंधों में विषय चयन के लेकर प्रतिपादन और शैली में गंभीरता दिखाई देती है। ऐसा होने पर इन निबंधों में भारतेंदु युग की हास्य व्यंग प्रधान शैली को प्रायः स्थान नहीं मिला। जैसा कि आपने देखा कि भारतेंदु युग में जो हास्य व्यंग चल रहा था, वैसा इस विधा में, इसमें जो द्विवेदी युग में जो निबंध लिखे गए उसमें ऐसा नहीं लिखा गया। उसमें मतलब जो बात लिखी जाती थी वो विचारणी थी, चिंतन करके, और सही था, सही लिखा जाता था। जो कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व के अनुरूप लिखा जाता। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आज इनका जैसे कि देखा गया है भारतेंदु की जो हास्य व्यंग प्रधान शैली को प्राय स्थान नहीं मिल सका। देश, भाषा, साहित्य, जीवन, खगोल, भूगोल, ज्योतिष तथा समाज विषयक प्रासंगिक चिंतन मनन इस युग के निबंधों की अपनी विशेषता है। जैसे कि है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। आचरण की सभ्यता किसका है? आचार्य पूर्ण सिंह का है, आचरण की सभ्यता। और इसमें दिया है कि मजदूरी और प्रेम भारतीय साहित्य की विशेषताएं, साहित्य और समाज आदि निबंधों में एक वैशिष्ट लक्षित किया जा सकता है। इन निबंधों में ही परिवर्तित निबंध साहित्य की उस प्रवृत्ति का बीज रूप सुरक्षित मिलता है जिसका विकास रामचंद्र शुक्ल एवं समकालीन निबंधकारों की निबंध यात्रा में उपलब्ध होता है। देखिए, सब निबंध का बहुत है कि इसमें निबंध, ललित निबंध भी लिखे गए थे, और कहते हैं कि इसमें कई प्रकार के, और सबसे पहले भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही निबंध लिखा गया था। और उसका देखिए, इसके बाद है भारतेंदु युग। निबंध में भारतेंदु युग सबसे पहले कहा गया कि निबंध का जो प्रचार प्रसार हुआ भारतेंदु युग से हुआ था। और भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं जिन्होंने निबंध लिखा था। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, और बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन नाम से जाना जाता है, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी। इसमें देखिए बाप ये भी हैं, बद्रीनाथ चौघन, अंबिका दत्त व्यास है, और अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, राधा कृष्ण दास। देखिए, ये भारतेंदु युग के कवि हैं और इन्होंने ये निबंध लिखा है। भारतेंदु युग के कवि, जैसे कि इनका निबंध है कि ये राधाचरण गोस्वामी भी हैं, लाला श्री निवास दास भी हैं इसमें, और मोहन लाल भी हैं। निवास दास भी लिख सकते हैं, लाला श्री निवास दास। देखिए, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। इतने जो हैं भारतेंदु युग के हैं, और कवि हैं। इन्होंने निबंधकार के रूप में ये सामने आए थे।
जैसा कि इन्होंने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वृतांत, भाषा, साहित्य आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं, जिनमें से अनेक में व्यंग्य शैली का अद्भुत आकर्षण विद्यमान है। और इसके यात्रा वृतांत, जैसे हमने देखा है भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है, फिर इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी भारतेंदु युग में, और फिर इसके बाद बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास और राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और लाला श्रीनिवास दास। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, सबसे पहले निबंध का विकास कि इन्होंने उनकी अनेक व्यंग्य शैली का अद्भुत आकर्षण विद्यमान है भारतेंदु ने, और उन्होंने ऋतु वर्णन संबंधी निबंध भी अधिक सजीव लिखे हैं, और इनके यात्रा वृत्तांत और ऋतु वर्णन संबंधी अधिक सजीव हैं। और प्रताप नारायण मिश्र की कोई सीमा ही नहीं थी। इन्होंने देखिए अक्सर देखिए इनका प्रताप नारायण मिश्र का जो था दांत, आँख, खुशामद, भावनाओं पे, इनका भावनाओं पर था। आप देखेंगे सबका अक्सर याद करेंगे। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध था वो कैसा था कि पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला पर और समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वृत्तांत पर, और इनमें भाषा, साहित्य अनेक विषयों पर निबंध लिखे थे, जिसमें से अनेक व्यंग्य शैली का अद्भुत आकर्षण विद्यमान है। और देखिए प्रताप नारायण मिश्र की विषय की कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने धोखा, खुशामद, बात, दांत, नारी, परीक्षा आदि अनेक विषयों को लेकर किया। जैसे कि अगर हमने लिख दिया जाए तो इन्होंने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, इन्होंने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला आदि विषयों पर इन्होंने क्या किया, आदि विषयों पर इन्होंने निबंध लिखा। और देखिए इनका है कि बालकृष्ण भट्ट ने जो है भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार हैं। सामयिक समस्याओं पर लिखे गए निबंध लिखा। इन्होंने बाल विवाह और स्त्रियों और उनकी शिक्षा पर, बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा पर, स्त्रियों की शिक्षा पर और राजा प्रजा इस पर इन्होंने लिखा। और प्रताप नारायण मिश्र का तो इन्होंने भावनाओं पे अक्सर ज़्यादा लिखा है। जैसा कि देखा गया, अभी हमने बताया कि धोखा, खुशामत, बात, दांत, इन्होंने कोई सीमा ही नहीं छोड़ी है। धोखा, खुशामद, धोखा, खुशामद, दांत, नाखून, इस पर क्या इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है निबंध। और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन ने जो लिखा है, इन्होंने सर्वाधिक इनके विषय पे में बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध साहित्य थे, इनका महत्वपूर्ण अवदान रहा है। शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील और एडिशन भी कहा है। मिश्र जी और भट्ट जी हिंदी के सच्चे आत्मव्यंजक थे, और प्रेमघन के निबंध भी अधिकतर सामयिक विषयों पर टिप्पणी करते हैं। प्राकृतिक उपकरणों पर भी उन्होंने काव्यात्मक शैली में निबंध लिखा। इस युग के निबंधकारों का योगदान भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की परंपरा का निर्वहन करते हुए तत्कालीन सांस्कृतिक जागरण को व्यापक बनाया। अब देखिए इस युग में सभी निबंधकार पत्रकार भी थे। ये मानने वाली बात है कि जितने भी ये युग थे और बहुत फेमस कवि थे भारतेंदु युग के, ये भारतेंदु युग के कवि हैं, और इनके जो निबंध पढ़े निबंधकार भी हैं, और यहाँ तक कि ये पत्रकार भी थे। इन्होंने संपादक किया है कि, और ये इस युग के निबंध पत्रों में प्रकाशित होते थे। भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, पंडित बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप, और पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण का संपादन किया। जैसे आप इनकी पत्रिका का नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है हरिश्चंद्र मैगजीन, और फिर इसके बाद है कि इनका बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप,
और प्रताप नारायण मिश्र के ब्राह्मण और अन्य निबंधकार भी हैं, पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं। इसी कारण इस युग का साहित्य जनजीवन से अधिक समीप है। इस युग के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इन निबंधों में एक विशेष प्रकार की सजीवता, रोचकता और उल्लास के दर्शन होते हैं। भारतेंद्र युग इस तक हिंदी गद्य को प्रौढ़ता नहीं प्राप्त हो सकी। गद्य के इस शैशव काल में निबंधों की इतनी उन्नति उल्लेखनीय है कि इन निबंधकारों की दृष्टि व्यापक और उदार थी और उनके निबंध युग के नवजागरण का परिचय देते हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि गद्य के प्रारंभिक काल में लेखकों को निबंध रचना में जो सफलता मिली वह किसी दूसरे युग की उपलब्धि में कम नहीं है, ऐसा कहा गया है भारतेंद्र युग के निबंधकारों में। अब इसके बाद है द्विवेदी युग के जो निबंधकार थे। अब देखिए भारतेंद्र युग के बाद था कि अब द्विवेदी युग, बताए थे कि पहले द्विवेदी युग में कि इस समय द्विवेदी युग में इसकी शुरुआत हुई थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। और इस पत्रिका के माध्यम से ही कई कवियों ने निबंध लिखे और छपे और इन्होंने जो हास्य व्यंग की प्रधानता, जो चुहलबाजी आपने भारतेंद्र युग में निबंध में देखा था, उसमें हास्यव्यंग की प्रधानता थी, लेकिन द्विवेदी युग में इसको कम कर दिया गया। इसमें जो मेन पॉइंट थी उसी को लिया गया, ऐसे निबंध लिखे गए और सर्वाधिक निबंध द्विवेदी युग में लिखे गए हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था कि द्विवेदी युग जो है भारतेंद्र युग की निबंधों की जो परंपरा इस युग को प्रारंभ हुई थी, वो विषय वैविध्य की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और किंतु व्यक्तित्व व्यंजक निबंधों में कमी आ गई। जैसा कि निबंधकारों का ध्यान ज्ञान के विविध क्षेत्रों में सामग्री संचय की ओर अधिक गया, आत्मव्यंजना की ओर कम। द्विवेदी युग के निबंधकारों में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त बाबू बालमुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद, गोविंद नारायण मिश्र बंधु, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह और चंद्र शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, रामचंद्र सुब्द आदि उल्लेखनीय हैं। जैसा कि हम लिखे नहीं हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको कि भारतेंद्र युग में भाषा जो प्रौढ़ नहीं हुई थी, क्योंकि अभी शुरुआत थी तो भाषा कैसे प्रौढ़ होते, लेकिन व्याकरण के नियम स्थिर नहीं थे और भाषा का स्वरूप द्विवेदी युग में निश्चित हुआ। भाषा के परिमार्जन से गद्य शैली में प्रौढ़ता आई और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा और शैली की अव्यवस्था को दूर किया। द्विवेदी युग के निबंधों में विषय वैविध्य मिलता है। साहित्य, भाषा, पुरातत्व, विज्ञान, भूगोल, दर्शन आदि सभी विषयों पर निबंध लिखे गए। इसमें भी साहित्य, भाषा और व्याकरण से संबंधित निबंध अधिक हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुसंख्यक निबंध परिचयात्मक और आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में है। जैसा कि आपने देखा कि आत्मव्यंजना की झलक तथा व्यंग की चुपती हुई आक्रोशपूर्ण शैली उनके निबंधों में कहीं कहीं परिलक्षित होती है। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध में उनकी व्यंग शैली का रूप देखा जा सकता है। आत्मनिवेदन, प्रभात, सुतापराधे, जनकस्य दंड आदि निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजना के तत्व भी मिलते हैं। जैसे कि गोविंद मिश्र के निबंध सार सुधानिधि में प्रकाशित हैं और अनुप्रास से लंबे तथा समासों से बोझिल है। इनके गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सयास अनुप्रास के गुथे शब्दों गुच्छा का टाला कहा है। इनकी अपेक्षा माधव प्रसाद मिश्र अधिक सहज है। अब देखिए, कहा गया कि इस युग के निबंधकारों में बालमुकुंद गुप्त अपनी ओजपूर्ण आक्रामक शैली के लिए अधिक प्रसिद्ध थे, जो इसमें निबंध लिखे गए थे। और इन्होंने कहा कि भावात्मक एवं ओज प्रधान निबंधों के क्षेत्र में सरदार पूर्ण सिंह इस युग के सर्वोत्कृष्ट लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह का देखिए आचरण की सभ्यता बहुत अच्छा लिखते थे और एकदम गहराई से उस बात को ओजपूर्ण इनका निबंध रहता था। जैसा कि देखा गया, जिस प्रकार 3 कहानियाँ लिखकर चंद शर्मा गुलेरी कथा साहित्य में अमर हो गए, उसी प्रकार अपने 6 निबंधों के बल पर इन्होंने निबंध साहित्य में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। किसने? आचार्य पूर्ण सिंह ने। अब इन्होंने क्या किया कि इनके चलते गद्य में आवेगशील और व्यक्ति व्यंजक लाक्षणिक शैली का प्रयोग इनकी विशेषता है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, अमेरिका का मस्त जोगी, वाल्ट हिटमैन और कन्यादान इनके प्रसिद्ध निबंध रहे हैं। ये 6 निबंध से ही क्या हो गए, बहुत फेमस हो गए, बहुत चर्चित हो गए। जैसा कि आपने उनका गुलेरी जी का देखा कि उन्होंने कुछ कथाएं लिखकर बहुचर्चित हो गए, ऐसे ही सरदार पूर्ण सिंह भी
6 निबंध लिखकर, जिसमें मजदूरी और प्रेम और आचरण की सभ्यता सर्वप्रमुख मुख्य मानी गई है। और सरदार पूर्ण सिंह के बाद इसमें थे कि गुलेरी जी की भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और विषयानुकूल थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध साहित्य के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तक थे। जैसे कि भारतेंदु युग उसमें थे, भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। द्विवेदी युग में इन्होंने नया प्रयोग और नई भाषा का वर्णन किया और शुद्ध परिमार्जित भाषा का इसमें वर्णन हुआ था। सरस्वती पत्रिका के द्वारा कई कवियों की जो निबंध थे, काव्य रचना थी या निबंध रचना थी, वो प्रकाशित हुई। और इसमें देखिए दिया कि पुरातत्व के मान विद्वान और कथा साहित्य की तरह निबंध के क्षेत्र में भी अप्रीतम स्थान है। उनके निबंधों में जैसे पूर्ण सिंह के निबंधों में मार्मिक व्यंग पांडित्य की छाप और व्यक्तित्व का आकर्षण है। अनेक पुरातात्विक और सांस्कृतिक संदर्भों का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हुआ है। जैसा कि देखा है आपने शुक्ल युग में कि जैसे वे सामान्य घरेलू बातचीत के विषय हों। गुलेरी जी की भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और विषयानुकूल है। और कछुआ धर्म और मारसी मोहि कुंठाव इनके बहुचर्चित निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध साहित्य के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तक हैं। मनोविकारों पर लिखे गए उनके निबंध अप्रीतम है। जैसे मनोविकार आपने देखा होगा कि भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, ये जो मनोविकार हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, इस पर लिखने वाले अप्रीतम आपके हिंदी साहित्य के लेखक, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक या मुख्य आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने मनोभावों पर, मनोविकारों पर कई निबंध लिखे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि इन्होंने भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सब हमारे मनोभाव ही तो हैं। लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति नामक निबंध द्विवेदी युग में ही नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुए। ये निबंध बौद्धिक विवेचन की निरस्तता से ग्रस्त न होकर सरस और मार्मिक है। इसका मूल कारण यह है कि उन्होंने इन निबंधों को एक मनोवैज्ञानिक या चिंतक के रूप में न लिखकर एक सहृदय विद्वान के रूप में लिखा है। इसके फलस्वरूप इनके बौद्धिक विश्लेषण और रागात्मक का तत्व बराबर बना रहता है। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल में और इसके बाद से ही कहते हैं कि द्विवेदी युग में राजनीति, समाज, पुरातत्व, भूगोल, दर्शन, भाषा, साहित्य में संबंधित विविध विषयों पर निबंध लिखे गए, किंतु इन निबंधों में विषय ही प्रमुख हो गया, निबंधकार का व्यक्तित्व गौण। इसी कारण भारतेंदु युग की मौज मस्ती इन निबंधों में दुर्लभ है और व्यक्तित्व की उन्मुखता, व्यंग और विनोद, उल्लास और ताजगी भी इन निबंधों में नहीं है। परिष्कार और परिमार्जन की सायास चेष्टा से अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति की संभावना को कम कर दिया गया। अब इसके बाद जैसे ये द्विवेदी युग था, द्विवेदी युग में आपने पढ़ा कि उन्होंने भाव को, मनोभावों को, विचारों को या निबंधों को ज़्यादा महत्व दी, लेकिन यहाँ इनका व्यक्तित्व क्या था, छिप गया। अब यहाँ इसके बाद आगे आपके शुक्ल युग में निबंध, शुक्ल युग में था कि हिंदी निबंध का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। इस युग में सबसे प्रमुख निबंधकार रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से द्विवेदी युग पड़ा था, इसको हम द्विवेदी युग में बता चुके हैं। प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल युग है रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। मुख्य आलोचक रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने मनोविकारों पर सबसे ज़्यादा निबंध लिखे हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, उत्साह, भक्ति और श्रद्धा, इस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा निबंध लिखे हैं। रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्ल युग पड़ा और ये आलोचक हैं। इन्होंने देखिए किंतु इनके विचारों की, शुक्ल जी ने द्विवेदी युग से ही लिखना आरंभ कर दिया था, किंतु उनके विचारों की प्रौढ़ता, सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता और तर्कपूर्ण सुसमृद्ध विवेचन का विकास छायावाद युग में ही दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल जी हिंदी के सर्वाधिक चिंतनशील निबंधकार के रूप में आगे आए और अपनी शैली तथा पांडित्य से पूरे युग को प्रभावित कर दिया। इसलिए इस अवधि को निबंध की दृष्टि से शुक्ल युग कहा जाए तो असंगत नहीं होगा। शुक्ल जी ने, जैसा कि हमने अभी बताया कि इन्होंने मनोविकारों पे लिखा था, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध उल्लेखनीय है। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में
भावात्मक शैलियों के साथ सूत्र शैली की प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया था। और देखिए इसके बाद है सामाजिक आर्थिक विषमताओं पर लिखे गए बांटे बेचन शर्मा उग्र अधिकतर निबंध भावात्मक हैं। इसमें भी जो शुक्ल युग में जो कवि आए थे उसमें गुलाब राय हैं, पदुम लाल, पुन्नालाल बख्शी, बेचन शर्मा उग्र, शांति प्रिय द्विवेदी, रघुवीर सिंह, माखन लाल चतुर्वेदी आदि निबंधकार विकास इसी युग से हुआ था। गुलाब राय के निबंध ललित निबंध की श्रेणी में रखा गया। छलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं आदि संग्रहों से उनकी कुछ श्रेष्ठ व्यक्तिगत निबंध संकलित हैं। अब छायावादोत्तर युग से लेकर अद्यतन युग तक में इसमें छायावादोत्तर काल से लेकर अद्यतन युग तक प्रकाशित हिंदी निबंध साहित्य को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि हिंदी निबंध साहित्य सभी दृष्टियों में पर्याप्त समृद्ध है। ये जो है छायावादोत्तर युग इसे अद्यतन युग तक जब चलता रहा, निबंध तो शुरू हो गया था भारतेंद्र युग से। और फिर यहाँ पे है कि इस काल में विविध विषयों और शैलियों में विचारात्मक और आत्मपरक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई। विचारात्मक निबंधों के क्षेत्र में साहित्य की सैद्धांतिक और व्यावहारिक समीक्षाएं अधिक प्रस्तुत हुई थी और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर नगेन, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, इंद्रनाथ मदान आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के साहित्य के अतिरिक्त कला और संस्कृति से संबंधित निबंध भी लिखे गए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल और भगवत चरण उपाध्याय और संपूर्णानंद के निबंधों में कला और संस्कृति पर अधिक विचार हुआ है। इस काल में उपयोगी विषयों जैसे मनोविज्ञान, दर्शन, इतिहास, राजनीति, पुरातत्व आदि पर गंभीर और तथ्यपरक निबंध काफी लिखे गए थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, दिनकर, जैनेन्द्र कुमार, प्रभाकर माचवे और कन्हैया लाल, विद्यानिवास मिश्र, अगे, कुबेरनाथ राय, मोहन राकेश, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह आदि निबंधकारों ने उच्च कोटि के आत्मपरक निबंधों की रचना की। देखिए इस काल के सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार जो थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। उनका ललित निबंधों में समललित निबंध जो होता है वो हमने बताया कि ललित जिसमें थोड़ा सा लालत्य का वर्णन, ललिता वह शक्ति है जो मनुष्य को सृजन या रचना के लिए प्रेरणा, बल, प्रतिभा तथा शक्ति सामर्थ्य प्रदान करती है। इसमें मानव रचित सौंदर्य को ललित कहना समीचीन जान पड़ता है। जैसा कि कहते हैं कि ललित निबंध मूलतः मराठी का है और इसमें आकर्षक, चारु आदि के रूप में गृहीत है। सौंदर्य चेतना और सौंदर्य निष्ठा इसका मूल उत्स है। ललित शब्द के कई अर्थ और भावार्थ तथा तात्पर्य व्यंजित होते हैं। मनुष्य की इच्छा, शक्ति जब सृजनात्मक रूप से आकार ग्रहण करती है तो उसे ही विश्वव्यापिनी सृजनात्मक शक्ति ललिता का व्यक्तिगत रूप कहा जाता है। ललिता वह शक्ति है जो मनुष्य को सृजन या रचना के लिए प्रेरणा, बल, प्रतिभा तथा शक्ति सामर्थ्य प्रदान करती है। अतएव परंपरा गृहित अर्थ में मानव रचित सौंदर्य को ललित कहना समीचीन जान पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का, रचनाकार का और सौंदर्य बोध रचना के मूल में उसके चित्त का लालित्य भाव है। इसलिए लालित्य को उस सौंदर्य का रूप माना जा सकता है जो मनुष्य के ललित भावों को व्यक्त करता है। गद्य और पद दोनों में ललित साहित्य का सृष्टि संभव है। आपने पढ़ा होगा इसमें ललित साहित्य कहते हैं कि ललित निबंध लिखा गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की अभी बात हो रही थी तो इनका निबंध आपने पढ़ा होगा, देवदारू, अशोक के वृक्ष, कुटज, जिसके माध्यम से ये व्यक्ति को उसके सामाजिकता के बारे में बताते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में, संघर्ष के बारे में, कैसे रहना है, इसके प्रति उन्होंने कई निबंध लिखा था। जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल, विचार वितर्क, कल्पलता, विचार प्रभाव, कुटज आदि निबंध लिखे। अज्ञे ने भी लिखे। दिनकर के भी हैं, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर दिनकर का जो है। और इन्होंने फिर अब देखिए आधुनिक काल के निबंधों में डॉक्टर नामवर सिंह, बख्तल मखूद, इतिहास आलोचना जैसे समीक्षात्मक निबंध संग्रहों का महत्वपूर्ण स्थान है और आलोचक व्यक्तित्व के निबंध को आत्मव्यंजन व्यक्त की गई है, अर्थात राजनीतिक सामाजिक जीवन की विसंगतियों को हरिशंकर परसाई और शरद जोशी ने अपने व्यंग्यात्मक निबंधों में, हरिशंकर परसाई जी हैं जो व्यंग्यात्मक निबंधकार कहे गए हैं, इन्होंने भी मतलब रचनाएं की। और इस प्रकार छायावादोत्तर युग के लेकर अद्यतन युग तक प्रकाशित निबंधों को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि निबंध साहित्य प्रत्येक दृष्टि से परिपुष्ट हो रहा है। विनयनिष्ठ और अव्यक्तिव्यंजक, विचारात्मक और भावात्मक, साहित्यिक और सामाजिक, समीक्षात्मक और व्यंग्यात्मक आदि सभी प्रकार के निबंध पर्याप्त संख्या में लिखे जा रहे हैं। इस तरह हिंदी निबंध का इस समय पूरा विकास
हो चुका था। आपने देखा आज के वीडियो में था हिंदी साहित्य में गद्य विधाएँ, और उस गद्य विधाओं में था निबंध के बारे में कि निबंध निधन बंध को नियोजित ढंग से बांधना, शब्दों को, वाक्यों को, अपनी बातों को नियोजित ढंग से बांधना और बताना ही क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। अब अगली वीडियो में आपकी दूसरी विधा होगी। के लिए धन्यवाद। इसमें जो निबंध है हमने बताया था कि निबंध को बताएंगे अगली वीडियो में।